नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है विलेन, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक। इनसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इनकी थ्योरी भी पूछी जाती है फॉर्मूले के साथ। अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए इन टॉपिकों से 5 अंक के न्यूमेरिकल और थ्योरी मिलाकर आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। सबको ध्यानपूर्वक समझिएगा, 5 अंक आपके इस वीडियो में पक्के हो जाएंगे। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है लिखा है सांद्रता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांद्रता क्या है, फिर उसको निकालने के कुछ तरीके होंगे। सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं तो उसके तरीके हैं मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव, यानी ये 3 तरीके हम पढ़ेंगे और इनसे थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो सांद्रता क्या है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये कंटेनर है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी भर रखा है। इसमें हमने क्या भरा है, इसमें पानी भर रखा है। और अब हम ऊपर से इसमें 1 चम्मच क्या डाल दिए, 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। 1 चम्मच चीनी जब डालेंगे, जब इसको मिलाएंगे तो ये हल्का क्या हो जाएगा, गाढ़ा होगा। इतना गाढ़ा नहीं होगा, हल्का गाढ़ा होगा। इसमें मान लीजिए पानी कितना है, 1 लीटर है। अब 1 लीटर में 1 चम्मच हम अगर मिलाते हैं चीनी तो क्या गाढ़ा होगा, बहुत हल्का इफेक्ट आएगा। तो इसे हम बोलेंगे कम सांद्र है। कैसा बोलेंगे, कम सांद्र है, यानी कम चीनी मिली हुई है। और जो मिलाते हैं उसी को हम बोलते हैं विलय। ध्यान रखना है, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो सब ध्यान रखना है। और जिसमें मिलाते हैं उसे बोलते हैं विलायक। थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, फिर अभी हम समझ लेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि जो मिलाया जाएगा उसे विलय बोलेंगे और जिसमें मिलाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। अब हमने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दी, तो ये कैसा होगा, कम सांद्र होगा। कम यानी कम गाढ़ा होगा तो कम सांद्र कहलाएगा। और इसे ही हम कम सांद्र को क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तनु विलेन। सब पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये आगे आपके उपयोग में आएंगे। जब कम सांद्र होगा तो उसे क्या बोलेंगे, तनु विलेन बोलेंगे। और हम सांद्रता ही पता कर रहे हैं कि सांद्रता आखिर है क्या। सांद्रता यानी कोई पदार्थ हम मिला रहे हैं तो उसके बाद कितना गाढ़ा पदार्थ हो रहा है, कितना गाढ़ा विलेन बन रहा है, उसी को हम सांद्रता बोलते हैं। यानी गाढ़ेपन को पता करना है। और अगर मान के चलो यहाँ पर 1 चम्मच चीनी था, अब यहीं पर हम कर देते हैं 500 ग्राम चीनी। 500 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में करेंगे तो कुछ ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब ज़्यादा गाढ़ा होगा तो इसी को बोलेंगे, ज़्यादा गाढ़ा है तो इसी को बोलेंगे सांद्र विलयन, यानी इसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। तो आपको समझना है कि सांद्रता क्या है। सांद्रता किसी पदार्थ का या किसी विलयन का एक गाढ़ापन है, ठीक है। तो सांद्रता समझ में आ गई। तो हम उसी गाढ़ेपन को यानी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक है मोलरता और दूसरी मोललता और तीसरा मोल प्रभाव। अब इन तीनों से ही न्यूमेरिकल भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ में थ्योरी भी पूछी जाती है। और इनका राउल्ट के नियम में उपयोग किस तरीके से होगा, सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। बस लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मोलरता के बारे में। यहाँ पर मैंने मोलरता के बारे में लिखा है कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, 1 लीटर विलेन लिया है। 1 लीटर विलेन का मतलब ये है कि इसमें 2 पदार्थ मिले हुए हैं। ये 1 लीटर क्या है, विलेन है। अब इसमें 2 पदार्थ मिले हुए हैं, मान लीजिए इसमें क्या है, चीनी है और पानी है। तो ये कुल मिलाकर 1 लीटर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, विलय। तो हमेशा जो पानी होता है वो क्या होता है, विलायक होता है। और जो घोला जाता है, जो अलग से पदार्थ घोला जाता है, उसी को हम बोलते हैं विलय। अब यहाँ पर कह रहा है विलय के मोलों की संख्या, यानी चीनी के जितने भी मोल होंगे उनकी कुल संख्या अगर निकाल लिए तो वही उस विलेन की, यानी ये जो विलेन है इसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। एक बार फिर से समझिए कि भाई हमारे पास 1 लीटर विलेन है जिसमें पानी और चीनी का मिश्रण मिला हुआ है। अब इसमें हमें निकालने हैं चीनी, यानी जो घोला गया है। विलय यानी चीनी, इसके मोलों की संख्या अगर ज्ञात कर लिए कुल मोल कितने हैं तो वही इस विलेन की मोलरता कहलाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि विलेन की मोलरता क्या है। विलेन की मोलरता 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं।
इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना है, एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल एम यानी बड़ा एम बना हुआ, और अगर यहीं पर मोललता आ जाए तो वहां पर स्मॉल एम हो जाएगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा समझते हैं कि भाई कैपिटल एम बराबर होता है डब्लू अपान में एम ए, या डब्लू ए भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू अपान में एम ए गुणे 1000 बटे में गुणे में क्या हो जाएगा वी, वो भी एम एल में। अब इन सब का मतलब क्या है थोड़ा सा समझिए। ये जो डब्लू है, ये डब्लू क्या है, भार है, किसका, विलय का भार। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, डब्लू क्या है, विलय का भार। नोट डाउन करेंगे तो अच्छा रहेगा। डब्ल्यू क्या है, विलय का भार, और एम ए क्या है, विलय का अणुभार। विलय का अणुभार डब्ल्यू, ये एम ए क्या है, विलय का अणुभार, और ये जो वी है, वी क्या है, आयतन है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि कितना टोटल कुल मिलाकर कितना लीटर विलेन बना है, उसी को हम बोलेंगे आयतन, यानी वॉल्यूम। आयतन है विलेन का कुल आयतन, ठीक है, आयतन वो भी किसका, विलयन का। टोटल यानी कुल मिलाकर ये कितना है। जैसे अभी हमने 1 लीटर लिया था, और अगर यहाँ पर 500 ml होता तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर कितना लिखते हैं, वी कितना है 500 ml, और वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में है तो उसे ml में बदलेंगे तब हम लिखेंगे ml में। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, और इसमें जो भी चिन्ह है उनका ये मतलब हो गया। अब इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 5.85 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमें Na का जो अणुभार है वो 23 दिया गया है, और क्लोरीन है उसका दिया गया है 35.5 ग्राम। अब हमें निकालना है मोलरता। इस क्वेश्चन को यानी कि न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जाता है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं, इस फॉर्मूले में रखने के लिए जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि 5.85 ग्राम क्या है, NaCl है, जिसे किस में घोला गया है, 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं किसको घोला जा रहा है, तो घोला किसको जा रहा है, 5.85 ग्राम NaCl को। तो W क्या है, जिसे घोला जा रहा है उसी को हम बोलेंगे विलय। विलय क्या है 5.85 ग्राम, वो भी क्या है NaCl। अब उसके बाद में किस में घोला जा रहा है, कितना आयतन, V कितना है 500 ml जल में घोला जा रहा है, 500 ml जल में। तो यहाँ पर V कितना निकला ml में, 500 ml H2O, यही तो है जिसमें घोला जा रहा है। अब क्या कह रहा है, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अभी हमें ये मिला है, ये मिला है, ये तो मिला नहीं है। ये Na क्या है, अणुभार है, तो अणुभार यहाँ पर लिखा हुआ है। Na का कितना है 23 ग्राम, यानी हमें निकालना किसका है, विलय का। जो घोला जा रहा है, घोला क्या जा रहा है 5.85 ग्राम NaCl घोला जा रहा है, तो हमें NaCl का ही क्या निकालना है, यही विलय है, और इसी का अणुभार निकालना है। तो Na का कितना हो गया 23, और क्लोरीन का कितना हो गया 35.5 ग्राम। तो इसको हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो कुल हमारा अणुभार निकल आएगा। तो 23 + 35.5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 5 3 इधर 8 आ जाएगा, और 3 2 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमें सारी वैल्यू मिल चुकी हैं। अब बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें उठाकर रख देना है। तो चलिए हम भाई लिख लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, अब इसको गुणा भाग करके जो भी काटना पीटना है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 0 कैंसिल करेंगे, और इसे यहाँ पर ले आएंगे, दशमलव को यहाँ ले आएंगे। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ से 0 जब कैंसिल करेंगे और दशमलव को इधर 58 बना देंगे, इसे 58.5, 58.5 यहाँ है, ये कट जाएगा। अब इससे ये 0 गया, इससे ये 0 गया, और ये 0 गया। अब यहाँ पर बचा क्या, 1/5। अब यहाँ पर बचा 1/5, तो 1/5 को जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हम पहले बढ़ाएंगे 0,
और दशमलव। तो यहाँ आ जाएगा एक जीरो। अब 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी 0.2 मोल प्रति लीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 मोल प्रति लीटर। और ये जो मोल प्रति लीटर हमने लिखा है, ये इसका यूनिट है, याद रखना। मोलरता का यूनिट क्या है, मोल प्रति लीटर, ये ध्यान रखना है। तो अगर थ्योरी आएगा तो हमें पता है, और न्यूमेरिकल आएगा तो किस तरीके से लगाना वो भी हम सीख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं मोलरता के बारे में। अगर बात करें मोलरता की, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। जो हम उस समय लीटर में ले रहे थे, यानी जो विलेन लीटर में था, अब वहाँ पर विलेन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। वो भी किस में हो जाएगा, किलोग्राम में। बस इतना ही फर्क है, एक बार समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई मोलरता और मोलरता है क्या। तो यहाँ पर लिखा है मोलरता, इसमें देखिए लिखा है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि वहां पर हम ले रहे थे, यानी मोलरता में क्या लिए थे, 1 लीटर विलेन लिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मोलरता में 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम विलायक। यानी अभी विलेन नहीं बना है, अभी हमने केवल विलायक लिया है, उसमें हम कुछ घोलेंगे तब विलेन बनेगा। तो यहाँ का मतलब ये है कि भाई जैसे हमने इसमें ले लिया है पानी, वो भी कितना है, 1 kg पानी है। 1 kg हमने क्या लिया है, पानी लिया है। अब हम इसमें क्या घोलने जा रहे हैं, कुछ भी मान के चलो, घोल दिए, चीनी घोल दिए। तो अब ये जो चीनी घुल रही है, अभी यहाँ पर विलेन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमने क्या लिया है, 1 kg पानी लिया है, फिर उसके बाद हम चीनी डालेंगे तब विलेन बनेगा। तो जो चीनी डालने जा रहे हैं उसके मोलों की संख्या अगर हमें पता चल जाए, तो यही क्या कहलाएगी, विलेन की मोलरता कहलाएगी। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसका यूनिट यानी इसका मात्रक क्या है, मोल प्रति केजी। मोलरता का मात्रक जो था मोल प्रति लीटर था, क्योंकि वहां पर जो विलेन था वो लीटर में ले रहे थे, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, किलोग्राम की, तो यहाँ पर मोल प्रति केजी हो जाएगा। तो ये तो इसके मात्रक वगैरह की बात हो गई, परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है जैसा मोलरता का था, कि भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, W क्या है, विलेय का भार। विलेय का भार गुणे में 1000, ये कर दिए। फिर नीचे क्या करेंगे, MA क्या है, विलेय का अणुभार, ये ध्यान रखना है, विलेय का भार, विलेय का अणुभार। फिर इनटू में क्या कर देंगे, जो विलायक है उसका भार। विलायक का भार के लिए हम क्या लगा देंगे, WB, यहाँ पर कर देते हैं हम A, और यहाँ पर B। A क्या है, विलेय के लिए है, B क्या है, विलायक के लिए। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के आधार पे हमें ये वाला न्यूमेरिकल लगाना है। एक बार फिर से फॉर्मूला समझते हैं। ये जो WA है, इसमें ये क्या है, ये विलेय का भार है, MA क्या है, विलेय का अणुभार है, और WB क्या है, विलायक का भार। यानी जितना हम विलायक ले रहे हैं, यानी 500 ग्राम विलायक में हम घोल रहे हैं, 1 किलो विलायक में हम घोल रहे हैं, वही उसका भार ले लेंगे। इसका मात्रक तो ये है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा है 10 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है। विलेन की मोलरता ज्ञात करो। अणुभार दिया गया है कि भाई सोडियम का अणुभार 23 है, और ऑक्सीजन का है 16, और हाइड्रोजन का 1 है। तो इन सबको हमें लेकर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है, क्योंकि दो चीज़ें फाइंड आउट करनी जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 10 ग्राम NaOH है, जिसे 500 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो 500 ग्राम जल में घोला जा रहा है। जल हमेशा विलायक ही रहता है, ध्यान रखना। जल कहीं भी बोल दे कि भाई जल को घोला जा रहा है चीनी में, तब भी जल क्या रहेगा, विलायक ही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा विलायक ही रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो घोला किसे जा रहा है, NaOH को, वो भी कितना है, 10 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं WA हमारे पास, यानी विलेय का भार कितना है, जो घोला जा रहा है उसका भार 10 ग्राम है।
और जिसमें घोला जा रहा है यानी विलायक का भार कितना है, WB 500 ग्राम है। WB क्या है भाई, 500 ग्राम जल है, क्योंकि जल में घोला जा रहा है, तो WB मिल गया, WA मिल गया, विलय और विलायक का भार मिल चुका है। अब हमें निकालना है यहाँ पर अणुभार। अणुभार के लिए हमारे पास ये सब कुछ दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं भाई। Ma इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ma इक्वल टू सबसे पहले सोडियम का कितना है 23, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, O यानी ऑक्सीजन का कितना है 16, फिर प्लस में 1 यानी हाइड्रोजन। अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 40, 17 और 20 और 20 40, तो अणुभार हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया है। अब हमें इस फॉर्मूले में सभी ये वैल्यू पुट करके इसे कैलकुलेट कर लेना है और इसका फाइनल आंसर निकल आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, WA इंटू 1000 और फिर उसके बाद में बटे में क्या है MA इंटू WB। तो WA सबसे पहले हमारे पास कितना है, MA इक्वल टू WA कितना है 10 ग्राम, तो 10 लिए, फिर उसके बाद में गुणे में 1000 है तो एज इट इज रहेगा। फिर नीचे क्या है MA रखना है, तो MA हमारे पास कितना निकल के आया था 40, MA बराबर कितना है 40, तो ये 40 रख देंगे। फिर गुणे में ये WB कितना है 500 ग्राम, तो ये 500 ग्राम रखेंगे। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इसके बाद यहाँ 5 बचे, यहाँ 10 बचे, तो 5 दूनी 10, तो ये कट हो गया। अब 2 से ये कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, ये 20 बार में चल जाएगा, 20 दूनी 40। अब हमारे पास जो बचा वो 10 बटे में 20 बचा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बटे में 2 का मतलब होता है 0.5। अब इसके बाद हम क्या यूनिट लिख देंगे, यूनिट कौन सी है इसकी, मोल प्रति केजी। तो ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब 500 ग्राम जल में घोला जाएगा तो विलेन की जो मोलरता वो कितनी होगी 0.5 मोल प्रति केजी। तो उम्मीद करता हूँ मोलरता और मोलरता क्या है समझ में आ गया होगा, इनके न्यूमेरिकल किस तरीके से लगेंगे वो भी समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम समझते हैं मोल प्रभाज को, जिसका उपयोग हेनरी के नियम में होकर, जो हेनरी का नियम है वो 5 अंक का बन जाता है। तो चलिए हम उसके बारे में समझते हैं। मोल प्रभाज को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो, लेकिन सब कुछ हम आसानी से समझेंगे कि मोल प्रभाज आखिरकार है क्या। तो मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी बोलते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मोल अंश पूछा जाए तो भी यही लिखेंगे, मोल प्रभाज पूछा जाए तो भी यही लिखेंगे। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करें तो लिखा है किसी विलेन में उपस्थित किसी एक अवयव, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये विलेन है, विलेन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो मान लेते हैं इसमें एक A है और एक क्या है B है, इन दोनों से मिलकर बना है, इसे हम बोल देते हैं ये क्या है विलय है, और ये B क्या है ये विलायक है। यानी इसमें इसको घोला गया है, यानी B में A को घोला गया है, तो ये हमारे पास एक विलेन है। अब कह रहा है किसी विलेन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, यानी किसी एक अवयव विलय ले ले या विलायक ले ले, इसके मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव यानी जिसके हम मोलों की संख्या ले रहे हैं उसका मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब हम फॉर्मूले लिखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मोल प्रभाज क्या है। बस अभी समझिए कि मैं कह क्या रहा हूँ। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं, ये जो एक्स जैसा दिख रहा है बस इसकी एक क्या कर देना है, एक टांग थोड़ी सी बड़ी और टेढ़ी कर देनी है, इसी को हम बोलते हैं काई। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक नहीं है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं है। ये मत समझना कि इसका मात्रक ये वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि इसका कोई मात्रक नहीं है। नोट में लिखा है कि काई A प्लस काई B इक्वल टू 1 होता है, तो ये अभी नहीं समझ में आएगा। अब चलिए हम एक एक करके थोड़ा सा पॉइंट निकालते हैं इसकी परिभाषा से। तो सबसे पहले कह रहा है किसी विलेन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या। तो मान लेते हैं हमारे पास दो अवयव हैं, एक विलेय है एक विलायक है, तो इसमें किसी का भी हम मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमने निकाला विलेय के मोलों
की संख्या, विलय के मोलों की संख्या निकाले और इसे हम स्मॉल एन से दर्शा दिए कि भाई जो भी संख्या आएगी विलय के मोलों की वो क्या होगी, स्मॉल एन के बराबर होगी। तो मोल कैसे निकाले जाते हैं, मोल में हम क्या करेंगे, विलय के निकालने हैं तो इसका रखेंगे भार, ठीक है, विलय का भार बटे में विलय का अणुभार, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं विलय का भार, विलय का भार, ये निकल आया हमारे पास किसके, विलय के मोलों की संख्या। तो पहला पॉइंट हमने ये निकाला कि विलय के मोलों की संख्या क्या है, n है, जिसमें हम कैसे निकालेंगे, विलय का भार जितना दिया हुआ होगा उसे ऊपर रखेंगे, फिर विलय का अणुभार जो दिया गया होगा वो नीचे रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम निकालते हैं विलायक के मोलों की संख्या, क्योंकि दोनों का निकालेंगे किसी का भी पूछा जा सकता है। तो विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कैपिटल एन, ये याद रखना है, स्मॉल एन किसके लिए है, विलय के मोलों की संख्या के लिए, और कैपिटल एन किसके, विलायक के मोलों की संख्या के लिए। तो विलायक का भार ऊपर रख देंगे भाई, लिख लेते हैं विलायक का भार, और बटे में क्या हो जाएगा, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार नीचे रख देंगे। तो ये तो मोलों की संख्या निकल के आ गई, यानी अभी हमने क्या किया, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, कोई भी एक अवयव ले सकते हैं, उसके मोलों की संख्या इस तरीके से निकाल लेंगे, तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने वाली बात क्या है कि भाई जो हमारे पास विलयन है, अब उसका मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या तो हमारे पास है ही, विलय और विलायक के मोलों की संख्या तो निकल के आ चुकी है, अब हम निकालते हैं मोल प्रभाज। मान लीजिए काई ए, ये क्या है, विलय का मोल प्रभाज। अब इसके लिए एक परिभाषा क्या कहती है कि कोई एक अवयव जो है उसके मोलों की संख्या, नीचे क्या रखना है, कुल मोलों की संख्या, यानी विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, दो ही अवयव हैं तो कुल मिलाकर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मोलों की संख्या आ जाएंगी। तो हमें किसका निकालना है, काई ए यानी विलय के मोलों की संख्या, तो ऊपर क्या आ जाएगा n, पहले क्या है, विलय के मोलों की संख्या लेंगे, जब विलय का निकाल रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या n है, नीचे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो कुल मिलाकर यही दो हैं तो इनको जोड़ लेंगे n प्लस कैपिटल N, और ये कुल मोलों की संख्या हो जाएंगी, इसका एक अनुपात बनाएंगे और यही हो जाएगा मोल प्रभाज। जिसका निकालेंगे उसे ऊपर रखेंगे, जैसे हमने क्या निकाला था, विलय का मोल प्रभाज निकाले तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर, अगर विलायक का निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर, नीचे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलायक का निकालने के लिए काई बी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो जाएगा। तो ये हो गया इस परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आगे आपको हेनरी के नियम में देखने को मिलेगा। हेनरी के नियम में जब इसका उपयोग होगा तो ये 5 अंक दिलाएगा आपको, ये पूरा फॉर्मूला 5 अंक दिलाएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से लगाए जाएंगे, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब चलिए देखते हैं मोल प्रभाज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल में दिया गया है कि 90 ग्राम जल यानी H2O में 4 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, यानी 90 ग्राम जल है उसमें 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि NaOH तथा जल दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, दोनों को यहाँ पर ज्ञात करना है। अब सबसे पहले फिर वही बात आ गई कि इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है, यानी घोला किसे जा रहा है और किस में घोला जा रहा है, ये पता कर लिए, बस क्वेश्चन बन गया। तो देखिए 90 ग्राम जल है, जैसे जल की बात आ जाए कुछ मत सोचो, बस ये सोच लो कि ये क्या होगा, एक विलायक होगा। तो विलायक हमें मिल गया, यानी विलायक यहाँ पर क्या है, विलायक क्या है, विलायक यानी बी क्या है, जल है, वो भी कितना है 90 ग्राम जल है। फिर उसके बाद में क्या है, विलय क्या है, विलय जो बचा हुआ है वो क्या है 4 ग्राम NaOH है। अब तो इस क्वेश्चन से हमें पता चल चुका है कि विलय क्या है और विलायक क्या है, कितने कितने ग्राम दोनों हैं, ये सब पता चल चुका है। अब हमें जो पहला काम करना है वो करना है ये कि अब निकालना है विलय और विलायक के मोलों की संख्या।
दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर दोनों को मिलाकर कुल मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश। तो पहला काम ये हमें यही करना है कि निकालना है विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। तो विलय के मोल लिखें या विलय के मोलों की संख्या, दोनों बात बराबर है। इसे स्मॉल n से हम लिखेंगे। और हमने पिछली बार जो अभी लिखा था उसी में हमने क्या लिखा था कि विलय के मोलों की संख्या अगर निकाल रहे हैं तो विलय का भार ऊपर रखेंगे और विलय का अणुभार नीचे रखेंगे। तो विलय क्या है, विलय हमारे पास ये है, इसका भार कितना है 4 है, और इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, अणु क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम का क्या होता है भाई अणुभार 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। और इन सबको जोड़ देंगे तो इस पूरे का अणुभार निकल आएगा। तो पूरे का कितना निकलेगा 40, और जब इसको काटे पीटेंगे तो क्या निकल के आएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल ये निकल के आएगा। अब ये तो हमें मिल गया विलय के मोलों की संख्या। अब दूसरा हमें निकालना है विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोल, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें भी क्या विलायक का भार ऊपर और विलायक का अणुभार नीचे। विलायक का भार कितना है 90 है, और विलायक का अणुभार निकालेंगे तो अणुभार क्या है, ये भाई विलायक क्या था जल है, तो जल के लिए क्या होता है H2O। H कितने हैं 2 हैं, तो एक H होता है 1 के बराबर, और फिर एक H है तो ये दो हो जाएंगे, और फिर O कितना होता है, O होता है 16, कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नीचे 18। अब जब काटेंगे 18 में से 90 तो 5 मोल ये निकल के आ गया। अब हमें दोनों के मोलों की संख्या पता चल गई है, विलायक के मोलों की संख्या और विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या, यहाँ विलायक के मोलों की संख्या। अब निकालेंगे कुल मोलों की संख्या, तो ये यही निकाल लेते हैं कुल मोलों की संख्या, वो भी कहाँ विलयन में। कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 5 इक्वल टू 5.1 मोल, ये हो जाएगा विलयन में कुल मोलों की संख्या इतनी। अब हम निकालेंगे मोल प्रभाज, और ये जो नोट में लिखा हुआ है ये अभी समझ में आएगा ये आखिर क्यों यहाँ पर लिखा गया है। तो ये कुल मोलों की संख्या, ये अलग अलग मोलों की संख्या निकली हुई है। अब निकालना है विलय क्या है NOH, क्योंकि इसी को घोला गया है NaOH को। तो विलय का मोल प्रभाज इसे हम काई ए बोलेंगे। ए क्या है विलय है, विलय का मोल प्रभाज। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर क्या रखेंगे कि विलय का निकाल रहे हैं, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या कितनी है यहाँ पर देखें तो 0.1 है, 0.1 है। और नीचे क्या आ जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, नीचे क्या आ जाएगा विलायक के मोलों की संख्या और फिर विलय के मोलों की संख्या, यानी कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या कितनी है 5.1। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा विलय का मोल प्रभाज। अब इसी तरीके से अब हम निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज, तो ये क्या हो जाएगा काई बी, और फिर विलायक का निकाल रहे हैं तो पहले विलायक के मोलों की संख्या ऊपर, फिर नीचे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी है 5, और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या 5.1। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद, और आपको ये काम करना है, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद देखना है कि भाई ये निकल के आ रहा है कि नहीं। इन दोनों को कैलकुलेट करना है, फिर दोनों का जो भी मोल प्रभाज निकलेगा उसको जोड़ना है और देखना है कि ये निकल के आ रहा है या नहीं। अगर काई ए प्लस काई बी, यानी इसका विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों को अगर जब जोड़ेंगे तब अगर निकल के आ रहा है 1, तो आपने सही कैलकुलेट किया है। और यही तरीका होता है मोल प्रभाज निकालने का। न्यूमेरिकल कोई सा भी हो, आप इसी तरीके से मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। और हेनरी के नियम में भी इसका उपयोग होगा, और हेनरी का नियम आपको पता है 5 अंक में पूछा जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा कि भाई मौन प्रभाज क्या है, मौन प्रभाज से न्यूमेरिकल किस तरीके से लगाए जाएँगे और पिछले जो टॉपिक मैंने बताए जैसे सांद्रता क्या है, मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, इनके न्यूमेरिकल ये सब कुछ आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब इन सब की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको 12th हिंदी की संपूर्ण पीडीएफ, 12th इंग्लिश की संपूर्ण टॉपिक्स जो क्वेश्चन हैं और टॉपिक ग्रामर के हैं, उन सब की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पर मिल जाएगी और साथ में आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी महत्वपूर्ण टॉपिकों की पीडीएफ वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है और मॉक टेस्ट भी आपके लिए आने वाले हैं। मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।